नमस्कार। आज का सेशन प्रार्थना से शुरू करेंगे। नमस्कार स्थिति में आंखें बंद करेंगे। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। धीरे से दोनों हाथों को आपस में रब करते हुए पूरे चेहरे पे जो है मसाज करेंगे और धीरे से अपनी आंखें खोलेंगे। आज हम शुरू करेंगे सूक्ष्म व्यायाम के साथ। सबसे पहले करेंगे ग्रीवा संचालन, गर्दन के व्यायाम। गहरी सांस लेते हुए ऊपर की तरफ देखेंगे और सांस छोड़ते हुए धीरे से अपनी ठुड्डी को सीने से लगाएंगे। फिर से गहरा सांस लेंगे, ऊपर की तरफ देखेंगे, सांस छोड़ते हुए ठुड्डी को नीचे की तरफ लेके आएंगे। सांस लेंगे, ऊपर देखेंगे और नीचे लाएंगे। ये क्रिया हम 4 बार करेंगे। और विश्राम करेंगे। अभी हम इसमें अगला करेंगे गर्दन को घुमाने का। धीरे से गर्दन को जो है अपने ठुड्डी को सीने पे रखेंगे और धीरे से गर्दन को गोलाई में घुमाएंगे सांस लेते हुए, और फिर हम सांस छोड़ते हुए जो है वापस लाएंगे। सांस लेते हुए ऊपर और सांस छोड़ते हुए नीचे। ऐसे हम 4 बार करेंगे। फिर से नीचे लाएंगे। अब हम इसे जो है दूसरी डायरेक्शन में करेंगे। गर्दन को दूसरी तरफ से घुमाएंगे, सांस लेते हुए ऊपर देखेंगे, सांस छोड़ते हुए नीचे। फिर से गहरी सांस लेते हुए ऊपर और नीचे। 4 बार करेंगे। अगला व्यायाम हम करेंगे स्कंध संचालन। हाथों की उंगलियों को कंधे पे ले जाएंगे और धीरे से गोलाई में कंधों को घुमाएंगे। सांस लेते हुए अपनी कोहनियों को ऊपर की तरफ घुमाते हुए नीचे की तरफ लाएंगे। सांस लेंगे, सांस छोड़ेंगे। अब हम इसे दूसरी डायरेक्शन में करेंगे। पीछे से सामने की ओर लाएंगे। और रिलैक्स करेंगे। गहरी सांस लेंगे। अब जो है हम अगला करेंगे जिसमें कि हम जो है
अपने शरीर को जो है हम दाईं तरफ जो है या बाईं तरफ लेके जाएंगे सांस छोड़ते हुए, और फिर सामने की तरफ देखेंगे। अब जो है हम दूसरी तरफ दाईं तरफ लेके जाएंगे गर्दन को, और फिर से जो है हम वापस लेके आएंगे। सांस छोड़ते हुए बाईं तरफ, सांस लेते हुए सामने, फिर से सांस छोड़ते हुए और सांस लेते हुए सामने। ऐसे हम 4 बार करेंगे। अब हम करेंगे हैंड्स इन एंड आउट ब्रीदिंग, जिसमें दोनों हथेलियों को साथ में जोड़ेंगे और गहरी सांस लेते हुए जो है दोनों हाथों को पीछे की तरफ ले जाएंगे, जितना आप लेके जा सकते हैं। अपने फेफड़ों को पूरा खोलेंगे और सांस छोड़ते हुए धीरे से सामने की तरफ लाएंगे। दोनों हथेलियों को साथ रखेंगे, गहरी सांस लेंगे, सांस छोड़ेंगे, फिर से सांस लेंगे, सांस छोड़ते हुए। ऐसे 4 बार करेंगे हम, और हाथों को रिलैक्स करेंगे। अब जो है अगला हम करेंगे हैंड स्ट्रेच ब्रीथिंग, जिसमें दोनों हाथों की उंगलियों को ऐसे हम एक एक दूसरे में फंसा लेंगे और सीने पे रखेंगे। सांस लेते हुए हथेली बाहर की तरफ और हाथों को दोनों बाजुओं को सीधा करेंगे। सांस छोड़ते हुए वापस से सीने पे लाएंगे और कंधों को रिलैक्स करेंगे। 4 बार करेंगे हम। सांस लेंगे और सांस छोड़ेंगे। अब इसे हम नाक की सीट पे करेंगे, थोड़ा ऊपर। सांस लेंगे, सांस छोड़ेंगे, और अब हाथों को ऊपर की तरफ ले जाएंगे। गहरा सांस लेंगे और गहरा सांस छोड़ते हुए वापस लाएंगे। कंधों को रिलैक्स करेंगे, फिर से सांस लेंगे, हथेलियां ऊपर की तरफ, और वापस लाएंगे। चार बार करेंगे और हाथों को विश्राम देंगे, रिलैक्स करेंगे। अब जो है हम टाइगर ब्रीदिंग करेंगे। तो इस स्थिति में आएंगे, घुटने और आपकी हिप्स एक लाइन में हो, और आपके जो कंधे हैं, कंधे और रिस्ट भी आपकी एक लाइन में हो। इस स्थिति में आने के बाद जो है हम सांस लेते हुए जो है अपनी लोअर बैक को नीचे ले जाएंगे, ऊपर की तरफ देखेंगे, और सांस छोड़ते हुए अपनी ठुड्डी को जो है हम सीने की तरफ लेके जाएंगे, और अपनी कमर को जो है एकदम हम ऊपर की तरफ खींचेंगे। फिर से सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। ये जो स्ट्रेच है आपकी पीठ के लिए बहुत ही लाभदायक स्ट्रेच है। इससे पीठ का, गर्दन का बहुत ही अच्छा स्ट्रेच होता है। ऊपर की तरफ देखें सांस लेते हुए, सांस छोड़ते हुए नीचे। 4 बार करेंगे हम ये। गहरी सांस लेंगे, सांस को छोड़ेंगे और धीरे से विश्राम करेंगे। अब जो है हम धीरे से बैठने की स्थिति में आएंगे, सुखासन में ही बैठेंगे। अगर आप चाहें तो वज्रासन में, पद्मासन में भी बैठ सकते हैं।
अब हम जो है करेंगे अर्ध उष्ट्रासन। अर्ध उष्ट्रासन के लिए हम पहले वज्रासन में आएंगे। तो दोनों घुटनों को मोड़ते हुए हम इस तरीके से बैठेंगे वज्रासन में। दोनों हथेलियां कमर पे लगाएंगे, उंगलियां सामने की ओर। धीरे से अपने घुटनों के बल खड़े होंगे। अब गहरी सांस लेते हुए हम पीछे की तरफ झुकते हुए ऊपर की तरफ देखेंगे, जितना झुक सकते हैं। जिन्हें कुछ गर्दन का दर्द है वो गर्दन को ज्यादा देर पीछे ना रखें। इसमें हम 8 से 10 सेकंड तक जो है इस पोजीशन को हम होल्ड करेंगे और साथ में सामान्य सांस लेते रहेंगे। धीरे से गर्दन को विश्राम देंगे, दोनों हाथ नीचे की तरफ, और फिर से हम जो है इस आसन में वापस आ जाएंगे वज्रासन में। अब धीरे से हम दोनों पैरों को खोलेंगे, सामने की तरफ रखेंगे और हम करेंगे पश्चिमोत्तानासन, जिसमें हम सामने की तरफ झुकेंगे। दोनों हाथों को गहरी सांस लेते हुए ऊपर ले गए, उंगलियां ऊपर की तरफ, फिर हथेलियों को सामने की तरफ किया और सांस छोड़ते हुए सामने की तरफ झुकेंगे। पंजों को पकड़ने की कोशिश करेंगे, सिर को नीचे रखेंगे और जो है इस पोजीशन में हम 8 से 10 सेकंड तक होल्ड करेंगे और जो है नॉर्मल ब्रीदिंग करेंगे। हमें जो है स्थिति को होल्ड करना है, पोजीशन को होल्ड करना है, लेकिन जो है हमें नॉर्मल ब्रीदिंग करते रहना है, सामान्य सांस लेते रहना है। 8 से 10 सेकंड बाद होल्ड करने के बाद धीरे से हाथों को ऊपर की तरफ और धीरे से दोनों हाथ नीचे लाएंगे, रिलैक्स करेंगे। अब हम कुछ आसन पीठ के बल करेंगे। तो धीरे से हम जो है पीठ के बल लेटेंगे, पहले मैं शवासन स्थिति दिखाऊंगी। शवासन स्थिति में दोनों पैरों में थोड़ा अंतर, एड़ियां अंदर की तरफ, पंजे बाहर की तरफ, दोनों हथेलियां ऊपर आसमान की तरफ और गर्दन एकदम रिलैक्स, आंखें बंद। ये है शवासन स्थिति। अब हम अगला आसन करेंगे सेतु बंद आसन। धीरे से दोनों घुटनों को मोड़ेंगे, एड़ियां नितंब के पास, हिप्स के पास, दोनों बाजुओं को शरीर के पास ले जाएंगे, आपकी हथेलियां जमीन की तरफ। धीरे से कमर को ऊपर की तरफ उठाएंगे, गहरी सांस लेते हुए, और थोड़ी देर पोजीशन को होल्ड करेंगे 8 से 10 सेकंड तक और नॉर्मल ब्रीदिंग करते रहेंगे। महसूस करेंगे अपने कमर में बहुत ही अच्छा स्ट्रेच, आपके पेट में भी स्ट्रेच फील करेंगे, फेफड़े पूरी तरह खुल रहे हैं। और फिर धीरे से सांस छोड़ते हुए जो है कमर को नीचे ले आएंगे। धीरे से दोनों पैर सीधे करेंगे, हथेलियां ऊपर की तरफ, शवासन में आएंगे। अगला आसन हम करेंगे पवन मुक्तासन। पवन मुक्तासन में दोनों हाथ पहले ऊपर की तरफ, सिर के ऊपर की तरफ ले जाएंगे। पहले जो है हम दाएं घुटने को मोड़ेंगे, दोनों हाथों से दाएं घुटने को पकड़ते हुए सांस को छोड़ते हुए ऊपर की तरफ आएंगे। घुटने को जितना पास आप ला सकते हैं अपने सीने के या ठुड्डी के पास लाएंगे और फिर सांस लेते हुए
धीरे से छोड़ते हुए वापस सामान्य स्थिति में जाएंगे। अब हम दूसरे पैर से करेंगे, बाएं घुटने को मोड़ेंगे, सांस छोड़ते हुए घुटने को एकदम शरीर के पास लाएंगे जितना आप ला सकते हैं, और फिर धीरे से छोड़ेंगे। ये आसन किसी भी आपकी पेट की समस्या है उसके लिए बहुत ही अच्छा आसन है। किसी को गैस की प्रॉब्लम है, कॉन्स्टिपेशन है, उसके लिए पवन मुक्त आसन आप जो है दोनों पैरों से अलग अलग कर सकते हैं। अब हम कुछ आसन करेंगे पेट के बल। तो धीरे से करवट लेते हुए अब हम पेट के बल लेटेंगे। पेट के बल लेट के हम पहले मकर आसन में आएंगे। मकर आसन में हम जो है हमारे पैर बाहर की तरफ, एड़ियां अंदर की तरफ, दोनों हाथों को ऐसे क्रॉस करेंगे और ठुड्डी को जो है हम अपनी बाजू पे ऐसे अपने हाथ के ऊपर ऐसे रखेंगे और विश्राम की स्थिति में आएंगे। अब हम आसन शुरू करेंगे। पहला आसन हम करेंगे इस स्थिति में भुजंग आसन। दोनों हाथों को हम जो है सीने के पास ले आएंगे, कोहनियां शरीर से लगी हुई। धीरे से गहरा श्वास भरते हुए हम जो है सीने को ऊपर की तरफ ले जाएंगे और ऊपर की तरफ देखेंगे, बाजू सीधे रहे। 8 से 10 सेकंड इस पोजीशन को होल्ड करेंगे। और फिर धीरे से सांस छोड़ते हुए वापस आएंगे और फिर से मकर आसन में आएंगे, शरीर को विश्राम देंगे। भुजंग आसन पीठ के लिए बहुत ही अच्छा आसन है। अगला आसन हम करेंगे शलभ आसन। दोनों पैरों को साथ में जोड़ेंगे, दोनों हाथों से मुट्ठी बांध के अब अपने थाइस के नीचे ले जाएंगे, ठुड्डी को नीचे रखेंगे। हम जो है अपना दाहिना पैर धीरे से सांस लेते हुए ऊपर की तरफ ले जाएंगे और 8 से 10 सेकंड तक होल्ड करेंगे। सामान्य हमारी ब्रीदिंग रहेगी, नॉर्मल ब्रीदिंग। पैर को महसूस करेंगे, अपनी काफ मसल्स को महसूस करेंगे। धीरे से सांस छोड़ते हुए वापस लाएंगे। अब जो है हम अपने बाएं पैर को ऊपर ले जाएंगे सांस लेते हुए, थोड़ी देर इसी पोजीशन में रखेंगे 8 से 10 सेकंड तक, और फिर धीरे से सांस छोड़ते हुए वापस नीचे लेके आएंगे। दोनों हाथों को वापस लाएंगे और हम मकर आसन में विश्राम करेंगे। अब हम धीरे से बैठने की स्थिति में आएंगे। अभी हम खड़े होके कुछ आसन करेंगे। पहले करेंगे अर्ध कटी चक्रासन। दोनों पैरों को साथ में लाएंगे। जो है हम दाएं हाथ को धीरे से सांस लेते हुए कंधे की सीट में ले जाएंगे। सांस छोड़ते हुए हथेली ऊपर की तरफ, फिर से सांस लेंगे और अपने बाजू को कान के पास ले जाएंगे और सांस छोड़ते हुए हम जो है बाईं तरफ की ओर झुकेंगे, जितना आप झुक सकते हैं। इस स्थिति में आके जो है हम 8 से 10 सेकंड तक होल्ड करेंगे। स्थिर सुखम आसन जो है स्ट्रेच को महसूस करेंगे। आप अपने राइट साइड कमर पे
बहुत ही अच्छा स्ट्रेच फील करेंगे। फिर धीरे से सांस छोड़ते हुए वापस हाथ को जो है उंगलियों को आसमान की तरफ एक अच्छे से स्ट्रेच देंगे, जैसे ऊपर से कोई आपको खींच रहा हो। फिर वापस से सांस लेते हुए हाथों को कंधे की सीध में, हथेलियां नीचे की तरफ, और सांस छोड़ते हुए वापस। अब सेम क्रिया हम जो है बाईं ओर करेंगे। बाएं हाथ को धीरे से गहरी सांस लेते हुए कंधे की सीध पे ले जाएंगे, सांस छोड़ते हुए हथेलियां ऊपर की तरफ। फिर से सांस लेते हुए जो है हाथ को ऊपर की तरफ ले जाएंगे, थोड़ा स्ट्रेच करेंगे और हम दाईं तरफ झुकेंगे। जितना झुक सकते हैं आप महसूस करेंगे अब आपके बाईं तरफ की जो कमर है पूरा आपके हाथ तक स्ट्रेच कर रही है। कुछ देर होल्ड करेंगे और फिर धीरे से वापस आएंगे, स्ट्रेच करेंगे और हाथ को फिर से कंधे की सीध पे लाएंगे, सांस छोड़ते हुए हथेलियां नीचे की तरफ और हाथ को वापस लाएंगे। अब हम अगला आसन करेंगे अर्ध इसमें जो है हम दोनों हाथों को जो है कमर पर ले जाएंगे, अर्ध चक्रासन। धीरे से गहरी सांस लेते हुए पीछे की तरफ झुकेंगे। जिनको गर्दन में दर्द है, सर्वाइकल पेन है, वो गर्दन को पीछे ज्यादा ना झुकाएं, ध्यान रखें। ऊपर सीलिंग की तरफ देखेंगे, पेट में अच्छा सा खिंचाव महसूस करेंगे गर्दन में। ये पीठ के लिए बहुत ही अच्छा आसन है। कुछ सेकंड यहाँ रुकने के बाद धीरे से वापस आएंगे। अब हाथों को ऊपर की तरफ ले जाते हुए हथेलियां सामने की तरफ, सांस छोड़ते हुए सामने की तरफ हम झुकेंगे। धीरे से सामने झुकते हुए ये ध्यान रखेंगे कि हम जो है अपने लोअर बैक से झुक रहे हैं, ना कि पीठ से। और धीरे से पंजों को छूने की कोशिश करेंगे। पाद हस्तासना जो है पूरा जो हमारा ब्लड का फ्लो है वो पूरा सिर में आ जाएगा और उसकी ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाएगी। और हम एक कमर में, अपने पैरों में, टांगों में जो है एक अच्छा सा स्ट्रेच, खिंचाव महसूस करेंगे। कुछ देर यहाँ रुकने के बाद धीरे से सांस लेते हुए दोनों हाथों को ऊपर ले जाएंगे और सांस छोड़ते हुए दोनों हाथों को नीचे लाएंगे। अब हम जो है धीरे से नीचे बैठेंगे। आप किसी भी जो है बैठने के आसन में बैठ सकते हैं, सुखासन में, पद्मासन में, वज्रासन में। अब हम प्राणायाम करेंगे। हम प्राणायाम शुरू करेंगे भस्त्रिका प्राणायाम से। तो जिनको हाई बीपी है या कोई हार्ट की प्रॉब्लम है वो इस प्राणायाम को बहुत ही धीमी गति से करें, इसका हम ध्यान रखेंगे। इसमें जो है हम गहरी सांस लेंगे और फेफड़ों को पूरा फुलाएंगे और सांस छोड़ते हुए जो है फेफड़ों को रिलैक्स करेंगे। हम जो है ये क्रिया 10 बार करेंगे और फिर रिलैक्स करेंगे। शुरू करेंगे। सांस, गहरा सांस लेते हुए और धीरे से रिलैक्स करेंगे। थोड़ी सी गहरी सांस लेंगे। अब अगला प्राणायाम करेंगे कपालभाति प्राणायाम, जिसमें हम पेट को अंदर बाहर करेंगे।
इसमें हम सांस छोड़ने पे ध्यान देंगे। शुरू करेंगे कपालभाति। इसमें भी जिनको हाई बीपी है वो इस प्राणायाम को थोड़ी धीमी गति से करें। शुरुआत करेंगे। जब थक जाएं विश्राम लें, गहरी सांस लें। जो भी हमारे अंदर जो भी चेंजेस आए हैं उन्हें अनुभव करें। अगला प्राणायाम अनुलोम विलोम प्राणायाम, जो कि हमारी सूर्य और चंद्र नाड़ी दोनों को संतुलित करता है, बैलेंस करता है। शुरुआत करेंगे अनुलोम विलोम या नाड़ी शुद्धि प्राणायाम से। हम जो है अपने दाहिने हाथ के अंगूठे को जो है दाहिनी नासिका से बंद करेंगे और धीरे से जो है बाई नासिका से पहले तो हम सांस को छोड़ेंगे पूरा, फिर उसी से गहरा सांस लेते हुए और फिर हम जो है उसे बंद करेंगे और दाई नासिका से सांस को छोड़ेंगे। जिस नासिका से सांस को छोड़ रहे हैं उसी से ही सांस लेंगे। फिर से हम स्विच करेंगे और बाई नासिका से सांस छोड़ेंगे। यह एक चक्र कहलाएगा। ऐसे ही हम 4 चक्र और करेंगे। फिर से गहरा सांस लेंगे हम बाई नासिका से, उसे बंद करते हुए दाई नासिका को खोलते हुए जो है सांस को धीरे से छोड़ेंगे। फिर से सांस लेंगे और बाएं से छोड़ेंगे। 3 बार और करेंगे। सांसों पर अपना पूरा ध्यान केंद्रित करेंगे, मन को कहीं और नहीं जाने देंगे। जब भी हम सांस ले रहे हैं एक ऊर्जा महसूस करेंगे अपने शरीर में। और सांस छोड़ते हुए महसूस करेंगे कि जो भी हमारे अंदर जो भी टॉक्सिन्स हैं सब हमारे शरीर से बाहर आ रहे हैं। सांसें धीरे होनी चाहिए। हर सांस को साक्षी भाव से महसूस करते हुए हम ये प्राणायाम करेंगे। पांच चक्र होने के बाद 5 राउंड के बाद हम धीरे से हाथ को नीचे लाएंगे, रिलैक्स करेंगे, गहरी सांस लेंगे। इस प्राणायाम के बाद अपने आप ही जो है आपकी जो सांसें हैं एकदम जो है गहरी हो जाएंगी, धीमी हो जाएंगी। अगला प्राणायाम हम करेंगे भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी मतलब भवरे की ध्वनि। तो इस प्राणायाम में हम जो है कानों को बंद करेंगे और बाकी हाथों की उंगलियां जो है अपने चेहरे पे और अपनी आंख पे रखेंगे। गहरा सांस लेंगे और सांस छोड़ते हुए भवरे की ध्वनि निकालेंगे। शुरू करेंगे हम 5 राउंड करेंगे। गहरी सांस लेंगे।
राउंड के बाद धीरे से हाथों को नीचे लाएंगे। महसूस करेंगे आपका मन एकदम शांत हो गया है। धीरे से आंखें खोलेंगे। अब हम जो है 5 बार ओम का उच्चारण करेंगे और ओम के उच्चारण में हम जो है महसूस करेंगे कि हर ओम के उच्चारण जो है हमारे शरीर में, मन में एकाग्र होता जा रहा है, समाता जा रहा है। इस साक्षी भाव से उच्चारण करेंगे। गहरा सांस लेंगे। ओम की ध्वनि आपके साथ एकाग्र हो रही है, जैसे आत्मा का परमात्मा से मिलन। धीरे से आंखें खोलेंगे। दोनों हाथों को नमस्कार मुद्रा में लाएंगे। अब हम कल्याण मंत्र बोलेंगे। आप मेरे बाद दोहरा सकते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथों को रब करेंगे और चेहरे पे मसाज करेंगे। धीरे से आंखें खोलेंगे। धन्यवाद सभी को। मैं गुलशनजीत सेविका समिति की तरफ से जो है आपका धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद। कोविड-19 पेंडेमिक के बारे में आज अपन चर्चा कर रहे हैं। 2019 में जब ये पेंडेमिक विश्व में महामारी के रूप में सामने आया, सबसे पहले अपने इसको जाने कि इसके जो लक्षण क्या क्या हैं और उन लक्षण के आधार पर अपन आगे इसको कैसे अपन बचाव कर सकते हैं, कैसे उस तनाव में होने वाले प्रबंधन में अपन सहायक हो सकते हैं। बहुत सिंपल से लक्षण हैं। इस समय आज के दिन हम दूसरी लहर के अंदर चल रहे हैं। इससे पहले पहली लहर में भी बुखार आना, खांसी होना, शरीर में दर्द होना और सांस में थोड़ी सी रुकावट आना, ये प्राय लक्षण माने जाते थे। उसके बाद में स्वाद का नहीं होना, गंध का नहीं आना, कई दफ़ा पेट में थोड़ा सा गुड़गुड़ होना या दस्त होना, ये लक्षण भी बाद में पाए गए। दूसरी लहर में इन लक्षणों के अलावा बहुत से लोगों को ऐसा मिला कि थोड़ा शरीर में स्वेलिंग सी है, आंखों के अंदर ललाई सी है, नाकों में रुकावट सी है, तो साथ साथ में थोड़ा फंगल इन्फेक्शन की संभावनाएं भी बढ़ती चली गई। सबसे पहले तो इस तरह के मरीज के लिए हमें सबसे जब मालूम होते ही कि पहला लक्षण आपको महसूस हुआ है, तुरंत प्रभाव से अपने आप को आइसोलेट कर लें, अलग कर लीजिए। और अलग करने के बाद में आप तुरंत प्रभाव से उसका टेस्ट कराइए, जो सरकारी हर सुविधा के ऊपर उपलब्ध है, प्राइवेट में भी उपलब्ध है, पर सरकारी
निःशुल्क रूप से इस चीज़ का टेस्ट कर रही है। उससे फ़ायदा ये होगा कि हम अपने आप को आइसोलेट कर लेंगे तो शॉर्ट पीरियड में हमारे पास में रिजल्ट्स आ जाएंगे और परिवार को हम इससे दूसरे जो अपने परिवारजन हैं, अपने स्वजन हैं, अपने मित्रगण हैं, उनको बचा सकते हैं। नेगेटिव भी अगर रिजल्ट आ जाता है तो अपने आप को फिर भी 4 या 5 दिन तक आइसोलेट रखें और चौथे 5वें दिन दोबारा टेस्ट कराएं। दूसरी बार जो नेगेटिव आया तो मान के चले कि आप पूर्ण रूप से कोरोना मुक्त हैं, उसका मतलब आपको बीमार नहीं है, क्योंकि आप जितना आइसोलेट अपने आप को रखेंगे तो दूसरे लोगों को बचाव का साधन रहेगा। तनाव इसकी वजह से कई बार होता है कि जब भी मन में डर होता है तो बहुत से लोग टेस्ट कराते ही नहीं है, जुकाम हो गया होगा, बुखार हो गया होगा, गोली लेके अपने आप को नॉर्मलाइज कर लेते हैं। पर सबसे बड़ा नुकसान ये होता है उसकी वजह से हल्के फुल्के जो एसिम्प्टोमेटिक जो आप कैरियर के रूप में दूसरे परिवारजनों को, मित्रों को या साथियों को इस बीमारी को दे जाते हैं। और तनाव के मेन कारण क्या होते हैं? बीमारी का डर, अकेलेपन का डर, थोड़ा सा उदासी, थोड़ी हीन भावना और थोड़ा सामाजिक रूप से जो लोग कहेंगे पुराने पहली लहर के अंदर जो घरों के सामने बहुत से आपके बैरियर लगा दिए जाते थे, पोस्टर लगा दिए जाते थे, तो इस चक्कर में लोग डर के मारे, सोशल रेपुटेशन के बारे उस चीज़ को नहीं बताते थे। हम देखते हैं कि पोस्ट जब तनाव बहुत से लोग ग्रसित भी हो जाते हैं इस आपके कोरोना से, कोरोना के दौरान भी आइसोलेशन से उनको तनाव, अनिद्रा, चिड़चिड़ापन, गुस्सा और डर सा और फोबिया सा बैठ जाता है और कई दफ़ा उनको दिन भ्रमित सी विचार, बहुत सी काल्पनिक आवाज़ें भी उनको सुनाई देने लग जाती हैं, डिलीरियम जिसको अपन बोलते हैं। और वहाँ से आने के बाद भी बहुत से मरीजों को पुरानी यादें, पुराने अकेलापन जो घबराता है तो पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर PTSD बोलते हैं, इस तरह का तनाव या मानसिक रोग की संभावनाएं बढ़ जाती है। अब मूल बात यह है कि इस तरह के जब तनाव होते हैं उसको अपन सुधार या उपचार में अपन क्या करें। देखिए, पहली बात तो इसको बहुत आराम से एक सामान्य बीमारी मान के लें। सामान्य बीमारी मान के लेंगे तो इसमें कोई बहुत ज़्यादा असुविधा नहीं आएगी और कोई दिक्कत नहीं आएगी। दूसरा, सामान्य बीमारी के रूप में अगर अपन लेंगे तो मन में मनोबल को अपने को कमज़ोर नहीं होने दें, इच्छा शक्ति और सकारात्मक ऊर्जा अपनी बनाए रखें। स्ट्रॉन्ग विल पावर नियमित रूप से आप अपना उसको मेंटेन रखेंगे तो काफ़ी हद तक अपन तनाव को कम करने में सहायक रहेंगे, हार्मोन्स अपने सप्रेस रहेंगे। नियमित व्यायाम, गहरी नींद, तो रूटीन में अपने आम आदमी को 1 घंटे का व्यायाम, उसमें 40 मिनट शारीरिक व्यायाम, 20 से 30 मिनट प्राणायाम और 6 से 7 घंटे की मिनिमम नींद, अच्छी गहरी नींद होनी चाहिए। यह नियमित रूप से अपना होना चाहिए। हंसने हंसाने के मौके आदमी को बढ़ाने चाहिए। हाइड्रेशन पर्याप्त मात्रा में होना चाहिए। न्यू लर्निंग्स करनी चाहिए, न्यू चीज़ सीखने का मौका मिलना चाहिए। कोरोना के अपने नुकसान के और डर के अलावा बहुत सी नई चीज़ें भी मिली हैं हमें परिवार के साथ मिलने का, समय देने का मौका मिला है, बुजुर्गों के साथ, बच्चों के साथ खेलने का मौका मिला है, नई गतिविधियां और बागवानी करने का मौका मिला है। ये सब चीज़ें भी हमने इस चीज़ से तनाव प्रबंधन में हेल्प करी है। प्रायः हम उपचार में अगर इस तरह का तनाव होता है, डर होता है या चिंता होती है तो कुछ तो हमारे नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट जो बिना दवाइयों के ठीक होते हैं उन पर अपन चर्चा करते हैं, कुछ दवाइयों की बातें अपन करेंगे। सबसे पहले तो बॉडी को रिलैक्स करने के तरीके निकालते हैं, उसको रिलैक्सेशन थेरेपी बोलते हैं। दिमाग की स्तर पर ये महसूस करें मैं पूर्ण रूप से स्वस्थ हूँ और भविष्य में पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाऊंगा, अपने आप को रिलैक्स महसूस करें। डीप ब्रीदिंग और गहरी सांसें लगातार लेते रहें। जब भी तनाव में हो सीधे बैठ के, स्ट्रेट बैठ के गहरी सांसें लेते रहें। और कुछ ज्ञान मुद्रा होती है, इसमें ऊर्जा बढ़ती है, उन मुद्राओं के माध्यम से अपने अंगूठे को और तर्जनी को मिला के 10 से 15 मिनट की एक्सरसाइज करते रहें। इसके माध्यम से भी अपने को फर्क पड़ता है। मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से 2 हमारी थेरेपीज कहलाती है, CBT कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, जिसमें हमारे जो विचारों में जो थोड़ी सी गड़बड़ हो जाती है, जो विचार हमारे थोड़े से अनवांटेड से हो जाते हैं, उनको अपन बेहतर बनाने के लिए, उनका व्यवहार बदलाव करने के लिए कोशिश करते हैं, उसको हम CBT बोलते हैं। और माइंडफुलनेस थेरेपी के माध्यम से विचारों के अंदर ऊर्जा एंड सकारात्मकता देते हैं। फैमिली थेरेपी तीसरा एक विषय है जिसमें हम परिवार के सब लोग साथ में मिलते हैं, बातचीत करते हैं, एक दूसरे की चीज़ों को जानकारी लेते हैं, शेयर करके पॉजिटिव और नेगेटिव चीज़ों को काउंटर बैलेंस करते हैं, जिसके माध्यम से जो भी किसी के मन में क्वेरीज होती है उनको अपन सकारात्मक रूप से ठीक करने की कोशिश करते हैं। तीसरी बात, इसके बाद भी अगर कई बार बहुत चीज़ें नहीं होती तो कुछ छोटी मोटी दवाइयाँ होती हैं जो तनाव को कम करती हैं, हल्का सा डिप्रेशन में हेल्प करती हैं, कुछ गाइडेंस देती हैं, कुछ म्यूजिक थेरेपीज़ हैं, इनका भी हम लोग पर्याप्त रूप से हेल्प लेते हैं। मूल मंत्र ये है कि इस तरह के लोगों के लिए आपस में संवाद कायम रहना चाहिए, नंबर 1।
नंबर 2, हेल्प टू अदर्स, एक दूसरे की सहायता करने के लिए प्रेरित रहना चाहिए। आप दूसरे की सहायता करेंगे, दूसरा आपके अपने आप सहायता करेगा। गिव प्लेजर गेट प्लेजर, ये बेसिक प्रिंसिपल होना चाहिए। एक कहावत है, सबसे बड़ा सुख निरोगी काया, जीने के लिए 5 दोस्तों का साया। 5 फ्रेंड्स, 5 परिवार, 5 दोस्त आपके ऐसे होने चाहिए, हर समय आपको उपलब्ध रहते हैं, वो बहुत बड़ा सपोर्ट सिस्टम रहता है, वो इमोशनल सपोर्ट कहलाता है। और तीसरी बात होती है, कुछ अपने जो बहुत आध्यात्मिक जो सच है, जैसे आदमी इंटेलिजेंट होता है उसका IQ होता है, भावनात्मक संबल होता है उसको EQ कहते हैं, और एक होता है SQ स्पिरिचुअल क्वोशिएंट। हम आध्यात्मिक एक शक्ति के ऊपर निर्भर करते हैं, हर आदमी को विश्वास करता है, और उस विश्वास के आधार पर, स्पिरिचुअल क्वोशिएंट के आधार पर आपकी शक्ति के अंदर आपको ऊपर से कोई ना कोई ब्लेसिंग्स मिलती हैं, ये फीलिंग्स मन में महसूस करते हैं, तो आपके जो तनाव के जो बढ़े हुए हार्मोन्स हैं वो कम हो जाते हैं, आत्मबल बढ़ता है, ऊर्जा बढ़ती है, खुशी मिलती है। और देखिए सबसे बड़ी ज़रूरी चीज़ है, ऐसे महामारी में बहुत सी कुछ नई चीज़ सीखने को मिली हैं। कुछ गलतियां पुराने ज़माने संस्कार में, भारतीय संस्कृति, बहुत सी चीज़ें आपको याद होंगी। लोग घर के बाहर ही अपने जूते चप्पल निकालते थे, हाथ पांव धो के अंदर घुसते थे, रसोई में कोई बिना उसके साथ जाता नहीं था, ज़्यादातर हाथ नमस्कार करके हाथ जोड़ते थे, तो कोई टच नहीं करते थे। ज़्यादातर बहुत से लोग कोई मतलब गमछा या कोई इस तरह का रुमाल रखते थे कि बाहर बाहर जाते थे तो मुँह ढक के रखते थे। और अपन ने देखा कि बहुत सी ऐसी चीज़ें, छोटी मोटी एलर्जी की बीमारियाँ, उस तरह की बीमारियाँ भी इस तरह के बचाव से हमें इस दौरान फ़ायदा मिलने को देखने को मिल रहा है। रही बात अपने बच्चों को खेलने कूदने की, तो इसमें नई नई जो न्यू लर्निंग्स हैं उनको प्रमोट करना चाहिए। जो भी बच्चा नया कंप्यूटर सीखता है, गेम सीखता है, म्यूजिक सीखता है, बागवानी सीखता है, किचन की अपने बनाने की चीज़ सीखता है, पेंटिंग सीखता है, कविताएँ लिखता है, छोटे छोटे बच्चे आजकल वीडियो ट्यूब्स में बना के अपने अपने मैसेज भेज रहे हैं, इनके माध्यम से हम तनाव को कम कर सकते हैं। अंत में मैसेज यही है कि संवाद कायम रखे हैं, एक दूसरे के पूरक बने, एक दूसरे को भावनात्मक संबल दें, और ये महसूस करें कि कभी भी 2 रात एक साथ नहीं आई तो आज अगर ये परेशानी है कल अच्छा होगा ही होगा। मैं स्वस्थ हूँ, बेहतर हूँ, पहले से पूर्ण रूप से ठीक हो जाऊँगा। इस सकारात्मक ऊर्जा के साथ में मैं आपको बधाई और धन्यवाद देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।